मध्यकालीन भारत। भारत पर जो मध्यकाल में, क्योंकि अब जो हिंदू सम्राट अंतिम होता है वो हर्ष होता है, और हर्ष के बाद हर्ष का जैसा साम्राज्य होता है, उसके बाद फिर हिंदू शासक जो भी होते हैं वो आपस में ही लड़ने लगते हैं, और उस मौके का फ़ायदा उठाकर फिर धीरे धीरे मुस्लिम आक्रमणकारी भारत की ओर बढ़ते हैं। तो पहला जो मुस्लिम आक्रमण होता है, वो पहला सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला होता है मोहम्मद बिन कासिम 712 में, 712 ईस्वी में पहला मुस्लिम आक्रमण, पहला मुस्लिम आक्रमण होता है वो करता है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम, तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा पहला सफल मुस्लिम आक्रमण होता है भारत पर, और ये आक्रमण करके सिंध और मुस्लिम वाले इलाके, सिंध और जो मुल्तान का क्षेत्र होता है उसे जीतता है। तो सिंध, यहाँ पहले राजा दाहिर का शासन हुआ करता था, तो सिंध और मुल्तान को जीतता है ये। इसके बाद में जो अगला आक्रमण फिर, क्योंकि अब रास्ता खुल जाता है मुस्लिम आक्रमणकारियों का, और भारत में अब कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं रहती, जो भी होती है वो काफ़ी कमज़ोर होती है। तो इसी के क्रम में फिर महमूद गजनवी का घातक आक्रमण होते हैं। एक लुटेरा होता है महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, इसने भारत पर 1001 से लेके 1027 के बीच, 1001 से 1027 के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया। इसने भारत के मंदिरों को लूटा, उनमें तोड़ फोड़ की। इसको ये सबसे जो प्रसिद्ध मंदिर था सोमनाथ मंदिर, उस पर इसने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया। 1025 में सोमनाथ पर इसने आक्रमण किया, और वहाँ की जो अथाह संपत्ति थी उसको लूट के ले गया, ये मंदिर को तहस नहस कर दिया। इसके बाद फिर मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है। तो मोहम्मद गौरी का आक्रमण ये शुरू हो जाता है, और इसे ही भारत में तुर्क सत्ता का जो है संस्थापक कहा जाता है। तुर्क सत्ता का संस्थापक, तो मोहम्मद गौरी को भारत में तुर्क सत्ता का संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इसके समय ही अब यहाँ पर तुर्क सत्ता स्थापित होती है। इसने जो 1175 में मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में इसने चालुक्य सोलंकी वंश के जो शासक होते हैं, जो गुजरात वाले इलाके पर थे, भीम द्वितीय को हराया। भीम द्वितीय को हराया इसने, भीम द्वितीय ने इसको पराजित किया था मोहम्मद गौरी को। 1175 में आबू पर्वत के निकट भीम द्वितीय ने इसे पराजित किया। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो गुजरात के सोलंकी वंश का ये जो शासक था, चालुक्य सोलंकी वंश, उसके शासक भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को आबू पर्वत के समीप युद्ध हुआ और उस युद्ध में पराजित किया था। उसके बाद फिर दो युद्ध होते हैं प्रमुख, 1191 और 1192 में। 1191 में ये तराइन का प्रथम युद्ध होता है, तराइन का प्रथम युद्ध, और 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन का द्वितीय युद्ध, इस युद्ध में मोहम्मद गौरी हार जाता है। पृथ्वीराज तृतीय जो रहते हैं वो इनको हरा देते हैं, लेकिन अगले युद्ध में ये पूरी तैयारी करता है। जो पृथ्वीराज के दुश्मन शासक होते हैं या पृथ्वीराज के जो प्रतिद्वंदी शासक होते हैं,
उनको साथ में मिला लेता है और फिर इसकी जीत होती है, विजय होती है और पृथ्वीराज को ले जाके ये मार देता है। तो पृथ्वीराज चौहान या तराइन के युद्ध से प्रसिद्ध हैं। 1191 और 1192 इनके जो कवि थे चंद्रवर दाई, उन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी है और उसमें चंद्रवर राय ने पृथ्वीराज का बखान भी किया है कि इनके पास शब्द भेदी बाण था, ऐसी कहानियाँ प्रचलित हैं। फिर 1194 में मोहम्मद गौरी का चंदावर का युद्ध होता है। चंदावर का युद्ध, अब इस चंदावर के युद्ध में जो कन्नौज के शासक होते हैं जयचंद, ये जयचंद को पराजित करता है। इसने जयचंद को पराजित किया। जयचंद वही शासक हैं और पृथ्वीराज रासो में या जो कहानियाँ प्रचलित हैं उसमें ये लिखा है कि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को सहायता दी थी, लेकिन क्योंकि मोहम्मद गौरी ने बाद में पहले पृथ्वीराज चौहान पर विजय प्राप्त करने के बाद फिर जयचंद को भी पराजित किया और जयचंद को भी मार दिया था। 1206 ईस्वी में फिर ये 1206 में जब ये गजनी वापस जा रहा था, तो गजनी वापस जाते समय रास्ते में इसकी हत्या कर दी जाती है। इसकी हत्या हो गई जब ये गजनी लौट रहा था। मोहम्मद गौरी जब मृत्यु के पश्चात अब ऐबक को सिंध और मुल्तान का क्षेत्र छोड़ करके अब ये इसके जो शासक बच गए थे उसमें सब जो प्रमुख शासक थे उनमें एक बार देख लेते हैं कौन कौन से शासक थे। फिर कुछ वंशों की स्थापना होती है और इसी क्रम में एक वंश होता है ममलूक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोदी वंश। ये मध्यकाल के कुछ वंश हैं जिन्होंने इसी सल्तनत काल के। इसी ममलूक वंश में एक नाम आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक को अब क्योंकि मोहम्मद गौरी ने जो भी अपना जो जहाँ जहाँ विजय प्राप्त की थी उसमें सिंध और मुल्तान को छोड़ करके जो उत्तर भारत का क्षेत्र था जहाँ पर विजय प्राप्त की थी उसका ये शासक नियुक्त हुआ। इसमें सियालकोट, लाहौर, अजमेर, झांसी, दिल्ली, मेरठ, बनारस, बिहार और लखनऊती आदि के क्षेत्र शामिल थे। कुतुबुद्दीन ऐबक क्योंकि उसने सत्ता सौंपने के पहले ही मर गया था वो, और कुतुबुद्दीन ऐबक उसकी सेना में था, तो इसमें हुआ ये कि कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तराधिकार की चुनौतियों का भी सामना करना था। मोहम्मद गौरी के जो उत्तराधिकारी थे उनसे भी इसने इसकी सामना इस नीति से किया कि मोहम्मद गौरी के जो एक और विश्वस्त अधिकारी थे उनका नाम था यल्दोज। तो यल्दोज की पुत्री से इसने विवाह कर लिया। इसने क्या किया कि यल्दोज की पुत्री से विवाह किया, जो कि यल्दोज की पुत्री से विवाह। उसके अलावा और अपनी बहन का विवाह इसने दूसरा कि बहन का विवाह जो किया वो किया नासिरुद्दीन कुबाचा से। नासिरुद्दीन कुबाचा से इसने बहन का विवाह किया। तो दो लोग इसके पक्ष में तो आ ही गए, क्योंकि नासिरुद्दीन कुबाचा उस समय जो सिंध का जो प्रभावी अधिकारी हुआ करता था, और क्योंकि सिंध और मुल्तान का क्षेत्र इसको नहीं मिला था, तो सिंध और मुल्तान जो क्षेत्र इसको नहीं मिले थे वो जरूर इसके प्रमुख प्रतिद्वंदी थे। तो इसने सिंध से जो है नाता जोड़ लिया, अपनी बहन का विवाह कर दिया वहाँ पर। फिर इसने अपनी जो पुत्री थी उसका विवाह किया था इल्तुतमिश से, जो कि तुर्की अधिकारी था, दास अधिकारी था। तो इल्तुतमिश से इसने पुत्री का विवाह किया था। आइए ये ममलूक वंश को पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि स्लेव डायनेस्टी के हैं,
गुलाम वंश, क्योंकि ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और इसी को ममलूक वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि सभी शासक गुलाम नहीं थे, सभी शासक गुलाम नहीं थे, इसलिए इसको ममलूक वंश भी कहा जाता है। बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक की, जो गुलाम वंश का संस्थापक था, तो स्लेव डायनेस्टी का इसे संस्थापक कहा जाता है। संस्थापक गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको लाखों का दान करता था, ये अपनी इसकी उदारता थी, तो इसलिए इसको लाख बख्श कहा गया है। लाख बख्श, लाख बख्श की संज्ञा दी जाती है, लाख बख्श कहा गया है, जिसका मतलब होता है उदारता के कारण या लाखों का दान करने वाला, लाखों का दान करने वाला। इसको एक तो ये गुलाम वंश का संस्थापक है, लाखों का दान करने वाला है। इसने इसकी मृत्यु 1210 में हुई थी, चौगान खेलते समय। इसके अगर, क्योंकि ये साहित्य और कला का प्रेमी था, तो इसकी मृत्यु हुई थी 1210 में। 1210 में इसकी मृत्यु हुई, तो ये 1206 से लेकर के, और एक और बता दें, गुलाम वंश का जो कार्यकाल था वो 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक रहता है। 1290 ईस्वी तक 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद में जो अगला शासक होता है वो आराम शाह होता है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की ये सैन्य योग्यता के साथ साथ ये साहित्य और कला का प्रेमी भी था, तो इसके कुछ निर्माण भी करवाए, जैसे कि कुव्वत उल इस्लाम जो मस्जिद है उसका निर्माण कराया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि मेहरौली दिल्ली में है। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण इसने उसकी नींव रखी थी, लेकिन इसको पूरा कराया था फिर बाद में इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण इसने शुरू कराया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया और इसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। इसने अजमेर में एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है, ध्यान रखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा। तो अजमेर में इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। ये जो इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, ये इसने अपने जो गुरु थे, जो इसके प्रसिद्ध एक सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसके के याद में करवाया था, उनकी स्मृति में करवाया था। फिर इसकी मृत्यु हो जाती है 1210 में। उसके बाद आराम शाह शासक बनता है। तो आराम शाह, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो लाहौर के कुछ सरदार थे, उन्होंने आराम शाह को गद्दी पर बैठाया 1210 ईस्वी में। लेकिन क्योंकि अब एक पुत्र हो, आराम शाह का कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र होने में भी बात था कि उनका पुत्र है कि नहीं है। आराम शाह फिर एक कमज़ोर और अयोग्य शासक था, तो 1210 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा दिल्ली की। ये क्योंकि एक कमज़ोर शासक था, अयोग्य था, तो दिल्ली के लोगों ने भी इसको शासक मानने से इनकार कर दिया। अब दिल्ली के लोगों ने ही जब इसको शासक मानने से इनकार कर दिया, फिर आराम शाह को सत्ता के हटाने के उद्देश्य से फिर बदायूं के जो प्रांताध्यक्ष थे, उन्होंने इल्तुतमिश को पत्र भेजा। इल्तुतमिश जो था वो दामाद था कुतुबुद्दीन ऐबक का,
तो बदायूं के सरदार थे, उन्होंने इल्तुतमिश को पत्र भेजा कि आप आएँ और इसको गद्दी से हटा दें क्योंकि ये शासन की देखभाल नहीं कर पा रहा है। तो इल्तुतमिश ने इसका निमंत्रण स्वीकार किया और आया। फिर जड़ नामक स्थान था, वहाँ पर दिल्ली में युद्ध हुआ और फिर ये 8 माह के शासन के बाद हट गया। तो इसका जो शासन रहता है वो 8 माह का रहता है, ये केवल मज़े लेता है बस गद्दी के। फिर जो अगला शासक बनता है वो इल्तुतमिश बनता है। इल्तुतमिश का शासन जो रहता है वो 1211 से लेकर के और 1236 तक, या 1210 कह सकते हैं। इल्तुतमिश का जो शासन है वो 1210 से 1236 ईस्वी तक रहता है। इल्तुतमिश क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के समय ये सूबेदार था, ये इलवरी तुर्क था और ये दिल्ली सल्तनत का इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसी वास्तविक संस्थापक माना जाता है दिल्ली सल्तनत का। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। इसने जो कि पहले राजधानी लाहौर थी, तो लाहौर का ये गवर्नर भी था, लेकिन फिर इसने लाहौर की बजाय लाहौर की जगह दिल्ली को राजधानी बनाया। दिल्ली को राजधानी बनाया इसने क्योंकि अब जो है विरोध हो रहा था काफ़ी। इल्तुतमिश के पहले जो आराम शाह था उसको जो है दिल्ली का शासक मानने से लोगों ने इनकार कर दिया था। दिल्ली के लोगों ने, राजपूत भी इस समय विद्रोह कर रहे थे और कुबाचा भी अपनी शक्ति को बढ़ाकर कुछ क्षेत्रों पर अधिकार उसने जमा लिया था। यानी जो यल्दोज कुबाचा था उसने भी अपनी शक्ति बढ़ाकर कुछ क्षेत्रों पर अधिकार जमा लिया था, जिसमें अगर कहें कि जो राजपूत क्षेत्र थे जालोर, रणथंभौर, ग्वालियर, दोआब, ये सब तुर्कों के हाथ से निकल चुके थे। दिल्ली पर इस समय मंगोलों के भी आक्रमण का भय था। तो इल्तुतमिश ने कुछ कार्य किए, वो कार्य इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिए। पहला कार्य तो इसने ये किया कि इसने दिल्ली के जो अमीर थे जो विद्रोह कर रहे थे, इसको शासक मानने से इनकार कर रहे थे, तो उसके दिल्ली के अमीरों का इसने दमन किया, अमीरों का दमन कर दिया, दबा दिया उनके विरोध को। ये इल्तुतमिश को मान्यता देने से इनकार कर रहे थे और इन्होंने इल्तुतमिश के विरुद्ध षड्यंत्र भी प्रारंभ कर दिया था। सबसे पहले इसने जो अमीर थे दिल्ली के षड्यंत्रकारी उसका दमन किया और जो सैनिक जागीरदार थे उनको फिर अपने कब्जे में कर लिया। दूसरा ये कि यल्दोज का दमन किया जो कि बढ़ रहा था धीरे धीरे, तो इसने यल्दोज का दमन किया, यल्दोज का दमन। बंगाल में भी विरोध हो रहा था क्योंकि वो दिल्ली से भी काफ़ी दूर पड़ता था, तो बंगाल के विरोधियों का भी दमन किया इसने, बंगाल के विरोधियों का दमन, विरोधियों का दमन। इसके अलावा इल्तुतमिश बंगाल में उस समय गयासुद्दीन आजम खिलजी था जिसने इल्तुतमिश की अधीनता मानने से इनकार कर दिया था। 1225 में फिर इल्तुतमिश ने वहाँ पर सेना भेजी और फिर उसने जो है सेना का सामना नहीं कर पाया और उसने अधीनता स्वीकार कर ली। फिर यल्दोज का दमन हो चुका था, अब इसने कुबाचा का भी दमन किया। जो कुबाचा था, कुबाचा का दमन, मंगोलों के भय से भयभीत होकर ये शाह का उत्तराधिकारी पंजाब भाग कर आया और पंजाब जब भाग कर आया तो उसने सिंधु, दोआब और मुल्तान के कुछ हिस्सों पर अधिकार कर लिया, जिससे कुबाचा की शक्ति क्षीण हो गई। अब क्योंकि कुबाचा शुरू से ही इल्तुतमिश का विरोधी था, इस स्थिति का लाभ उठाकर इल्तुतमिश ने उस पर 2 दिशाओं से प्रहार किया, लाहौर और उच्च के इलाके से।
और आतंकित होकर वो कुबाचा भागा और उसकी सिंधु नदी में डूबने से मौत हो गई। इनके अलावा जो प्रमुख कार्य ये किया कि एक 40 अमीरों के एक दल का गठन किया। 40 अमीरों के दल का गठन किया। 40 अमीरों के एक दल का गठन किया। ये तुर्क अमीर थे और गुलामों के दल को भी इसमें शामिल किया गया। इसको तुर्काने चहलगानी, इसको तुर्काने ए चहलगानी या इसी को चालीसा दल भी कहा जाता है, या इसे चालीसा दल कहा जाता है। चालीसा दल, तो तुर्काने चहलगामी गानी या इसे चालीसा दल भी कहा जाता है। अब इल्तुतमिश ने अपने छोटे प्रांत को जो है, जो अपना साम्राज्य था, उसके छोटे छोटे भागों में बांट दिया और जो छोटे छोटे भागों में बांटा उसी को इक्ता कहा गया। इक्ता, इक्ता प्रणाली से कहते हैं कि साम्राज्य को छोटे छोटे भागों में बांटा और उसे इक्ता कहा गया। इसको खलीफा, जो उस समय तुर्क के खलीफा थे, इस्लाम धर्म के बगदाद के खलीफा, उनसे इसको प्रमाण पत्र भी मिला था। सुल्तान आजम की उपाधि का इसकी शक्ति और बढ़ गई और ये इल्तुतमिश अब इस्लामिक जनता का शासक बन गया था और ये पहला सुल्तान था जिसने ये अधिकार प्राप्त किया था खलीफा से। इक्ता, इक्ता की बात करें तो ये क्योंकि साम्राज्य को छोटे छोटे जो प्रांतों में या छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया था और उसे इक्ता कहा जाता था और जो इसका प्रशासक बनाया गया उसे इक्तादार कहा गया। जैसे कि सूबेदार होता था बड़े प्रांत का, जिसे बनाया सूबे का बनाया गया किसी को प्रमुख, तो सूबेदार, तो उसी तरह इक्ता का जो प्रमुख बनाया गया उसे इक्तादार कहा गया। इसने चांदी का टका, इल्तुतमिश ने ही चांदी का टका, तांबे का जीतल, तांबे का जीतल प्रारंभ करवाया। इल्तुतमिश कला और साहित्य का भी लगाव था, तो इसने अगला काम ये किया कि जो कुतुब मीनार का निर्माण था, कुतुब मीनार को पूरा किया इसने, उसका निर्माण कार्य पूरा कराया। कुतुब मीनार का निर्माण इसके ससुर जी करा के गए थे, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको इसने पूरा किया। त्रिपाठी, डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी ने कहा है कि भारत में मुस्लिम सभ्यता का जो वास्तविक श्री गणेश है वो इल्तुतमिश से ही प्रारंभ होता है। फिर इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में इल्तुतमिश की मृत्यु जो होती है वो 30 अप्रैल 1236 में हुई। इल्तुतमिश की फिर मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होती है 1236 में। अप्रैल इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 1236 याद रखिए। अब उसके मृत्यु के अगले ही दिन, यानी अगर 30 अप्रैल 1236 को मृत्यु हुई है तो अगले ही दिन जो दरबार के अमीर थे उन्होंने इसके एक अत्यंत और विलासी पुत्र और अयोग्य रुकनुद्दीन फिरोज को सुल्तान बना दिया। रुकनुद्दीन फिरोज ये अयोग्य उत्तराधिकारी था, बाप की दौलत पर जीता था, राजपाट से इसका कोई लेना देना नहीं, अयाशी में डूबा रहता था, अयोग्य उत्तराधिकारी था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह का जब शासन आया तो इसमें उसकी माँ जो थी वो शाह तुर्कान, इसी का पूरा नियंत्रण था और इसकी माँ का पूरा नियंत्रण था। जो शाह तुर्कान शासन पर माँ का नियंत्रण ही था जब तक ये शासन करता रहा। फिरोज की माँ जो थी ये क्रूर और अत्याचारी थी। इल्तुतमिश के परिवार, अब इसने किया क्या कि जो इल्तुतमिश के परिवार के दूसरे सदस्य थे उनका इसने दमन शुरू करवा दिया। अब इससे राज्य में अराजकता फैल गई। जब राज्य में अराजकता फैली
तो फिर हुआ क्या कि रुकनी रजिया सुल्तान फिर मैदान में उतर आई और अराजकता और विद्रोहों का फ़ायदा उठाया रजिया सुल्तान ने। उसने मर्दों की तरह चोगा पहना, लाल चोगा पहना, साफा बांधा और जनता के सामने गई और जनता से न्याय मांगा और जनता ने भी रजिया का समर्थन किया। इसके बाद फिर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को बंदी बना लिया गया। फिरोज शाह को बंदी बना लिया जाता है और दिल्ली की जो गद्दी थी उस पर फिर रजिया सुल्तान शासक बनती है। तो रजिया सुल्तान जब शासक बनती है तो इसका शासनकाल रहता है 1236 ईस्वी से लेकर के 1240 तक। 1236 से 1240 ईस्वी तक ये शासन करती है। ये इसके बारे में कहा, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ये भारत की पहली मुस्लिम शासिका, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका है। महिला मुस्लिम शासिका। तो रजिया सुल्तान भारत की पहली मुस्लिम महिला शासिका है। इसने फिर कुबा और कुलाह, इसने जो है पहनावा अपना चेंज कर दिया, पर्दे को त्याग करके कुबा, कुबा का मतलब होता है कोट, और कुलाह, कुबा तथा कुलाह, कुलाह का मतलब टोपी। तो कुबा और कुलाह को इसने धारण किया। अब क्योंकि इसके काल में अब विरोध भी इसका बढ़ रहा था क्योंकि स्त्री थी। सबसे पहले इसने अपने विद्रोहियों का दमन किया। इक्ता जो इल्तुतमिश ने बांट रखे थे उसके क्षेत्रों में भी फेर बदल कर दिया और अपने हिसाब से नियुक्तियां की। इसी में उसने जो जलालुद्दीन याकूत था उसको अमीर याखूर बनाया, यानी अस्सुसाला का प्रमुख। अमीर याखूर बनाया था। अमीर याखूर का याद रखिएगा अस्सुसाला का प्रमुख होता है। जब इसने ये नियुक्तियां की, फेरबदल किए, तो इससे जो अमीर था एक, उसका नाम था अल्तूनिया, जिसको रजिया ने जो पहले तबर हिंद जो भटिंडा का क्षेत्र है वहाँ का इक्तादार नियुक्त किया था, उसने भी विद्रोह कर दिया और अमीरों ने भी उसका साथ दिया। और इसके बाद ये सारा होने के बाद फिर जब अमीरों ने भी उसका साथ दिया तो इसने क्या किया कि अल्तूनिया से विवाह कर लिया। अल्तूनिया से विवाह कर लिया। अब वो भी बेचारा शांत हो गया। तो रजिया ने अल्तूनिया से विवाह करके उसको भी ठंडा कर दिया, उसको भी मतलब शांत कर दिया। अब इसका विद्रोह करने वाला कोई नहीं था। तो रजिया जब अब अमीरों का जो विद्रोह हो रहा था, अब उसका विद्रोह करने जब राजधानी के बाहर निकली, यानी अलग अलग क्षेत्रों में, एकताओं में जब विरोध हो रहा था, तभी कहते हैं कि जलालुद्दीन याकूत को तुर्क अमीरों ने मार करके और राजधानी में मोइनुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। यानी जलालुद्दीन को जो इसने अस्सुसाला का प्रमुख बनाया था उसको मार करके मुइजुद्दीन बहराम शाह को गद्दी पर बैठा दिया। अब मुइजुद्दीन बहराम शाह जो कि 1240 से 1242 तक ये शासन करता है। 1240 से 1242 तक इसका शासन होता है। क्योंकि ये जब इसको शासन पर बैठा दिया जलालुद्दीन याकूत को मार करके, तो ये उसकी विद्रोह, फिर ये इतना सुनते ही वहाँ से ये वापस चली अल्तूनिया के साथ। लेकिन रास्ते में इसकी 1240 में हत्या कर दी जाती है। कुछ डाकू घात लगा के बैठे हुए थे, उन्होंने इस रजिया सुल्तान की हत्या कर दी। रजिया सुल्तान ने जो शासन किया वो इसने 3 वर्ष 6 माह तक शासन किया दिल्ली पर। इसने रुकनुद्दीन फिरोज शाह के समय जो स्थिति बिगड़ गई थी, जो इक्तादार नियुक्त हुए थे वो सब अपने को स्वतंत्र कर चुके थे, साम्राज्य पर उथल पुथल मची हुई थी, उस पर स्थिति को संभाला
इसने स्त्री होकर भी स्त्री होने का परिचय नहीं दिया, किसी दुर्बलता का परिचय नहीं दिया, क्योंकि ये एक योग, शिक्षित, दयालु, कर्तव्यपरायण और साहसी सैनिक और योग्य सेनापति भी थी। इसके संबंध में मिनहाज लिखता है कि भाग्य ने उसे पुलिस नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में वे सभी गुण थे जो उसे सुल्तान में होने चाहिए। ये लिखा था मिनहाज ने। और एल्फिंस्टन ने लिखा कि यदि रजिया स्त्री ना होती तो उसका नाम भारत के महान शासकों में लिखा जाता। चलो, अमीरों की बढ़ती महत्वाकांक्षा के बाद 1240 में फिर रुकनुद्दीन मुइनुद्दीन बहराम शाह को शासक बनाया जाता है, और इसने एक नए पद का सृजन किया था, याद रखिएगा। और ये नया पद था नायब, या इसे कहें नायब ए ममालिकात। नायब, या इसको कहें नायब ए ममालिकात। इस नए पद का सृजन किया। अब क्योंकि ये जो शासक था बहराम शाह, इसकी भी हत्या जो है कर दी गई। अब क्योंकि नायब ए मुमालिकात, इसके दरबार में उस समय रहता था एक बलबन नाम का अधिकारी, उसको बनाया गया था नायब ए मुमालिकात, बलबन को बनाया गया था। अब बलबन हो गया था अत्यधिक शक्तिशाली, तो इसने क्या किया कि 1242 ईस्वी में 1242 में बहराम शाह की हत्या हो गई। बहराम शाह की हत्या करवा दी, और इसकी हत्या के बाद तुरंत ही जो अमीर थे, अमीरों ने फिर अलाउद्दीन महमूद शाह को शासक बना दिया। जो शासक बनाया वो अलाउद्दीन महमूद शाह को। तो अलाउद्दीन महसूद शाह को फिर शासक बनाया गया। अलाउद्दीन महमूद शाह भी अन्य अमीरों की तरह ये ज़्यादा शासन नहीं कर पाया, और 4 वर्ष बाद 1246 में इसको भी बंदी बना दिया गया। और अब जो है 46 ईस्वी में इसे बंदी बना लिया गया, और अब इसके पुत्र जो था अब महमूद शाह को बंदी बना करके मसूद शाह को ये नासिरुद्दीन महमूद को शासक बनाया गया। अब ये नासिरुद्दीन महमूद कौन था? ये इल्तुतमिश का पौत्र था। ये जो था ये इल्तुतमिश का पौत्र, इल्तुतमिश का पौत्र था, इसको अब शासक बनाया गया। अब ये इल्तुतमिश का पौत्र था, और पौत्र होने के अलावा ये बहुत ही बड़ा धर्मपरायण और सच्चरित था। दूसरा, ये धर्मपरायण और सच्चरित, यानी चरित्र का बहुत ही अच्छा था, सच्चे दिल का था। इसने क्या किया कि ये अब नाम मात्र का शासक रह गया, और सारा कार्यभार जो ये मुइनुद्दीन बहराम शाह ने एक नए पद नायब मुमालिकात का सृजन किया था, उसमें अब बलबन था, तो बलबन को ये सारा कार्यभार सौंप दिया। शासन का कार्य अब बलबन देखता था, ये वास्तविक शासक यही था, अब ये नाम मात्र का शासक रह गया। बलबन उस समय क्योंकि तुर्कान चहलगानी का भी सदस्य था, योग्यता के कारण नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में इसका राजनीतिक कद बहुत ज़्यादा बढ़ गया। नायब के साथ, क्योंकि नायब का पद भी था, उसके अलावा जो सुल्तान थे नासिरुद्दीन महमूद, उन्होंने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी। तो बलबन को उलूग खां की भी उपाधि दी, उलूग खां की उपाधि। 1265 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो जाती, तो 1265 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद, क्योंकि
नासिरुद्दीन महमूद से बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह भी करवा दिया था। तो नासिरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है 1265 ईस्वी में, ये तारीखी मुबारक शाही के अनुसार। फिर जो अगला शासक बनता है वो है गयासुद्दीन बलबन। तो गयासुद्दीन बलबन 1265 ईस्वी में शासक बनता है, और कुछ इतिहासकारों का ये भी कहना है कि गयासुद्दीन बलबन ने ही नासिरुद्दीन महमूद को जहर दिला के मरवाया था। तो गयासुद्दीन बलबन ये भी इलबरी तुर्क था, ये भी इलबरी तुर्क था। गयासुद्दीन बलबन को पहले मंगोलों ने पकड़ करके गुलाम के रूप में इसको बेच दिया था, लेकिन क्योंकि ये अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के कारण काफ़ी उच्च पदों तक पहुंचा, ये इल्तुतमिश के चहलगामी यानी चालीसा दल में भी शामिल हुआ। रजिया को अबदस्त करने वाले या हटाने वाले षड्यंत्र में भी इसने भाग लिया था, और फिर इसने नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब ये क्योंकि उस समय ये काफ़ी प्रभावशाली बन चुका था, तो अब नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद ये दिल्ली का ये सुल्तान बना। इसके जो प्रमुख कार्य हैं उनको हम नोट कर लेते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो इसने क्या किया कि ताज की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि की। ताज की शक्ति और प्रतिष्ठा में वृद्धि की इसने। दूसरा कार्य ये किया कि इसने चालीसा दल जो था, जिसका ये स्वयं भी सदस्य था, उसका दमन कर दिया, उसको खत्म कर दिया। तो चालीसा दल की समाप्ति कर दी इसने। चालीसा दल अब खत्म हो चुका था। अगला कार्य इसने ये किया कि इसने चालीसा दल को खत्म कर दिया। चालीसा दल को खत्म करने के बाद इसने अब जो विद्रोह इसके खिलाफ थे, उन विद्रोहों का इसने दमन किया। तो विद्रोहों का दमन किया इसने। उलेमाओं को जो थे, उलेमा थे, उनको अपनी रणनीति से हटा दिया। जो मुस्लिम उलेमा थे उनको अपनी रणनीति से हटा दिया। जो ताज की शक्ति में इसने वृद्धि की, उसमें इसने ये किया कि क्योंकि इल्तुतमिश के जो उत्तराधिकारी थे उनके कारण अब राज्य का वैभव क्षीण हो गया था, ताज पर बैठने ही इसने जो है साधारण लोगों से भय स्थापित करने के लिए उनसे मिलना जुलना छोड़ दिया। इसने दो चीज़ें और शुरू कराई, वो इम्पॉर्टेंट है। पहला ये कराया इसने कि एक तो सिजदा और दूसरा था पाबोस या पाबोस। सिजदा और पाबोस दो शुरू कराए। सिजदा का मतलब होता था कि जो सुल्तान के सामने जाएंगे तो दंडवत करेंगे, और पैबोस का मतलब था कदम चूमना। ये इसने राजत्व की दैवीय सिद्धांत में वृद्धि के लिए किया था। चालीसा दल की इसने समाप्ति कर दी, क्योंकि एक निरंकुश और महत्वाकांक्षी शासक बनना चाहता था, और अब बन भी चुका था ये। तो इसने उसका पहले जो धीरे धीरे उसका प्रभाव खत्म कर दिया, फिर उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया। जो भी अमीर थे उनको बड़े कठोर कठोर दंड दिए। इसके समय जो विद्रोह हुए बंगाल में, तुगरिल खान ने विद्रोह किया और अपने नाम के सिक्के जारी की, उसके लिए भी उसने सेना भेजी, लेकिन वो असफल रहा था। लेकिन कुछ सालों बाद ये खुद गया और वहाँ पर रहा, फिर उसको पकड़ लेता है। राजत्व का सिद्धांत में इसने क्या किया कि जो दैवीय सिद्धांत का इसने समर्थन किया। इसने कहा कि जिल्ले इलाही की उपाधि इसने धारण की, यानी कि ईश्वर की छाया, और इसने ये कहा कि मैं शाही वंशज का हूँ। और एक इसका कथन था कि जब मैं भी किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूँ
तो मैं अत्यधिक क्रुद्ध होकर मेरा हाथ स्वयं तलवार पर चला जाता है। ये बलबन के कथन थे। इसने सेना में एक और है कि जो ईरानी त्यौहार था नवरोज, नवरोज ये ईरानी त्यौहार था, इसको मनाना प्रारंभ किया। ईरानी त्यौहार को मनाना प्रारंभ कर दिया गया। प्रमुख कार्य इसके ये था कि इसने जो प्रमुख कार्य की वो इम्पोर्टेंट है, सेना का संगठन किया। पहला काम ये कि इसने सेना का संगठन किया। दूसरा कार्य ये किया कि इसने गुप्तचर विभाग का गठन किया और इसका नाम किया बरीद ए मुमालिक। बरीद ए मुमालिक, बरीद ए मुमालिक जिसका अर्थ होता है गुप्तचर विभाग। गुप्तचर विभाग का गठन किया। ये गुप्तचर जो थे ये सीधे सीधे सुल्तान के नियंत्रण में थे। ये और एक जो सेना का संगठन था उसमें इसने किया था क्या कि आरिजे दीवाने आरिज नामक एक विभाग बनाया था। दीवान ए आरिज, तो दीवाने आरिज नामक इसने विभाग बनाया सेना के लिए। गुप्तचर विभाग बनाया बरीद ए मुमालिक के नाम से। न्याय व्यवस्था इसकी काफ़ी कड़ी थी। जो इसकी न्याय व्यवस्था थी वो रक्त एवं लौह की थी। न्याय व्यवस्था ये थी रक्त एवं लौह की, खून के बदले खून वाला सिस्टम, रक्त एवं लौह की थी। ये सब करते हुए 1286 ईस्वी में इसकी मौत हो गई। 1286 में मृत्यु हो जाती है बलबन की। और ये ऐसा माना जाता है कि इसका एक जो पुत्र था शहजादा मोहम्मद, उसकी मृत्यु हो गई थी और जिससे इसके स्वास्थ्य पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। बलबन की मृत्यु से जियाउद्दीन बर्नी ने कहा कि बलबन की मृत्यु से दुखी हुई जो मालिक थे उन्होंने अपने कपड़े तक फाड़ डाले, सुल्तान के शव को नंगे पांव तक कब्रिस्तान ले गए और अपने सिर पर धूल फेंका और 40 दिन का उपवास रखा। बलबन ने जो भी व्यवस्थाएं स्थापित की थी और सुल्तान की जो भी पद प्रतिष्ठा की थी वो बलबन की मृत्यु के 3 वर्षों के अंदर ही सब खत्म हो गई। बलबन क्योंकि उसके जीवन काल में जो शहजादा मोहम्मद था वो युद्ध करते हुए मरा था। उसके बाद उसका दूसरा पुत्र था बुगरा खां, वो सुल्तान पद से उदासीन था, उसको कोई मतलब ही नहीं था। और उसने अपनी मृत्यु के पहले जो है शहजादा जो मोहम्मद था उसका पुत्र था कै खुसरो, उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया था। लेकिन क्योंकि बलबन के मृत्यु के बाद उसके जो विश्वास पात्र थे उन्होंने ही उसको नहीं माना और फिर उसने बुगरा खां के जो बुगरा खां था, बुगरा खां कौन था? ये भी बलबन का जो है पुत्र था, दूसरा पुत्र था। तो बुगरा खां के अल्पवयस्क पुत्र कैकुबाद को, तो ये बलबन का पुत्र था, बलबन का पौत्र। इसको फिर कैकाबाद को शासक बनाया गया जिसे कैकाबाद या कैकुबाद कहते हैं। इसने फिर क्या किया कि कै खुसरो की हत्या करवा दी और कुलीन अमीर और गैर अमीर वर्ग अब आपस में ही लड़ने लगे। उसमें जो अमीर थे फिर इसको पक्षाघात हो गया, यानी फालिस या कहीं पक्षाघात हो गया इसे। और एक सामान्य तुर्क मालिक फिरोज खिलजी जो बाद में जलालुद्दीन खिलजी बनता है, इसको यमुना में इसको फेंकवा दिया। तो जलालुद्दीन ने इसको यमुना में फेंकवा दिया। और फिर जलालुद्दीन 3 महीने तक उसके पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स का संरक्षण किया और उसके बाद 1290 में उसकी भी हत्या कर देता है ये।
और उस 1290 में हत्या करने के बाद फिर अगला जो वंश आता है वो आता है खिलजी वंश। अगला वंश खिलजी वंश आता है जिसकी स्थापना करता है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में अगर जानें तो अब आता है खिलजी वंश। इम्पॉर्टेंट है, एक बार लिख लीजिए इसे। इसे कहते हैं खिलजी वंश। जो कि रहता है 1290 से 1290 से लेकर के ये 1320 ईस्वी तक रहता है। तो खिलजी वंश का शासन 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक रहता है। और इसका जो प्रमुख शासक होता है, प्रमुख शासकों का नाम सबसे पहले आता है जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी होता है, ये इस वंश का संस्थापक होता है। तो ये संस्थापक होता है, खिलजी वंश की स्थापना करता है ये। इसका जो शासनकाल रहता है वो शासनकाल 1290 से लेकर के 96 तक रहता है। मात्र ये 6 वर्षों तक शासन कर पाता है। इसने भारत में स्थापना का जलालुद्दीन की पदवी बाद में धारण की थी। इसका नाम फिरोज था। और क्योंकि खिलजी वंश के संस्थापक तुर्क थे, इसमें मतभेद है इतिहासकारों में। जलालुद्दीन खिलजी को अगर कहें तो इसका भी कार्यकाल ठीक था। तो दिल्ली के निकट इसमें किलोखरी में बनाई थी अपनी राजधानी। तो इसने अपनी राजधानी जो थी, राजधानी तो ये दिल्ली के निकट, दिल्ली की निकट जो थी किलोखरी, किलोखरी नामक एक स्थान था, वो दिल्ली के नज़दीक था। उसको अपनी इसने राजधानी बनाया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ये दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था। इसने राजत्व का आधार प्रजा का समर्थन माना। तो इसने राजत्व का आधार जो है वो प्रजा का समर्थन माना। प्रजा का समर्थन यानी जब तक प्रजा चाहेगी तब तक राजा रहेगा, ऐसा जैसे लोकतंत्र वाला सिस्टम। कैकूबाद ने इसको शाइस्ता खां की भी उपाधि दी थी। जलालुद्दीन के बाद फिर जो अगला शासक होता है वो होता है प्रसिद्ध शासक, प्रसिद्धि कह सकते हैं, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कहें तो इसका शासनकाल रहता है 1296 से लेकर के 1316 तक। 1296 से 1316 ईस्वी तक ये शासन करता है। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित जो प्रमुख टॉपिक ये हैं कि इसका जो असली नाम था, इसका असली नाम था इसका अली गुरसाप। अली गुरसाप इसका असली नाम था। और ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। जलालुद्दीन ने ही इसका पालन पोषण कराया था क्योंकि इसके पिता की मृत्यु हो गई थी और बाद में इसको अपना दामाद बनाया। तो ये जलालुद्दीन का
जलालुद्दीन का भतीजा एवं उसका दामाद था। भतीजा था, बाद में उसकी लड़की से विवाह कर दिया, तो ये भतीजा हो गया। और ये कहा जाता है कि इसने अपने चाचा को वहाँ मिलने बुलाया था कड़ा माणिकपुर में, और वहीं पर इसने उसकी हत्या कर दी और अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। सुल्तान घोषित करने के बाद इसने जो उपाधि धारण की वो सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। तो सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करके ये शासक बनता है। इसका जो प्रमुख कार्य है, अलाउद्दीन खिलजी के जो प्रमुख कार्य हैं उसमें अगर देखें तो इसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। ये खिलजी जैसा प्रथम मुस्लिम सुल्तान था। तो इसके बारे में प्रथम मुस्लिम सुल्तान जिसने दक्षिण का अभियान किया, यानी दक्षिण भारत का अभियान। दक्षिण भारत का अभियान करने वाला प्रथम मुस्लिम सुल्तान था। इसने एक दास खरीदा था, मलिक काफूर। तो वो जो मलिक काफूर था, इसको इसने गुजरात विजय के समय खरीदा था। मलिक काफूर ने दक्षिण विजय में इसकी बड़ी सहायता की थी। इसी को पूरा श्रेय दिया जाता है, दक्षिण विजय का श्रेय मलिक काफूर को ही दिया जाता है। अलाउद्दीन के अगर नीतियां बात करें तो जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था इसने बनाई थी, बाजार नियंत्रण व्यवस्था, बाजार नियंत्रण व्यवस्था का बड़ा ही योगदान है। इसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसने साम्राज्य काफ़ी बड़ा किया था, तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था का होना भी आवश्यक था। सेना इसकी काफ़ी बड़ी थी, तो इतनी बड़ी सेना के लिए खाद्यान्न और भी चीज़ें चाहिए थी। तो इसके लिए इसने सेना की आवश्यकताओं के लिए सेना की आवश्यकताओं के लिए, क्योंकि उस समय जो वेतन दिए जाते थे वो कम थे, चीज़ें महंगी हो रही थी, सभी लोगों के पास पैसे थे। सैनिकों के अब नगद वेतन दिए जाने लगे थे और उनका वेतन 234 टका प्रतिवर्ष था एक सैनिक का, और अगर वो एक अतिरिक्त घोड़ा रखते थे तो 78 टका और दिए जाते थे। इसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था के अलावा और जो है सैन्य सुधार भी किए। सैन्य सुधार, इन सैन्य सुधारों में इसने अस्थाई सेना की व्यवस्था की। अस्थाई सेना के अलावा सैनिकों को नगद वेतन दिया। नगद वेतन के अलावा अब घोड़ों को दागने की प्रथा, क्योंकि अब घोड़ों का हुलिया रखा जाता था, दागने की प्रथा। अब घोड़ों को दागे किस लिए जाते थे? क्योंकि सैनिक जो है अच्छे घोड़ों के स्थान पर अब घटिया घोड़े लेकर आने लगे थे और ये युद्ध के समय काम नहीं कर पाते थे। इसको दूर करने के लिए अब घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू हुई। इसके अतिरिक्त इसने गुप्तचर व्यवस्था थी, जो बरीदे मुमालिक जो कि तुगलक बलबन के समय था, उसको भी इसने थोड़ा सा टाइट किया, उसको उसमें सुधार किया। ये सैन्य सुधारों के कारण ही ये अपने इतने बड़े अभियान में सफल हो पाया। दूसरा ये कि इसकी जो नीति थी
जो इसकी नीति कहें कि जो ये बाजार नियंत्रण की नीति थी। उसके अलावा इसका जो आर्थिक सुधारों में देखें, आर्थिक सुधार, उसमें इम्पोर्टेंट यही है पहला कि इसने जो व्यक्तिगत संपत्ति थी और जागीर थी उसकी जब्ती की। व्यक्तिगत संपत्ति एवं जागीरों की जब्ती। दूसरा ये था कि कर वृद्धि और वसूली में भी अब कठोरता कर दी गई। कर वृद्धि एवं वसूली में कठोरता। कर वृद्धि और वसूली में कठोरता कर दी गई। हिंदू अधिकारियों के, जो हिंदू पदाधिकारी थे, उनके विशेषाधिकार को खत्म कर दिया गया। हिंदू पदाधिकारियों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। कार समाप्त। अब जो हिंदू अधिकारी थे उनके विशेषाधिकार को खत्म कर दिया गया। इसके अलावा भूमि की माप में भी सुधार किया गया। भूमि माप में सुधार। अब भूमि माप में कौन कौन से सुधार किए गए? भूमि की माप, जो भूमि मापन था उसको मसाहत कहा गया। मसाहत। इसका उद्देश्य यही था कि ये पता लगाना था कि कितनी भूमि पर खेती होती है और कितनी उपज होती है और कितनी खाली पड़ी रहती है। इसके लिए उसने ईमानदार अधिकारी नियुक्त किए जो योग्य और ईमानदार थे, और एक अलग विभाग बनाया। जो विभाग बनाया था उसका नाम था दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए मुस्तखराज। तो दीवान मुस्तखराज नाम की विभाग की स्थापना की। जो हिंदू पदाधिकारियों के विशेषाधिकार के बारे में हमने बात की, उसमें थे खुद, मुकद्दम, चौधरी। ये सब भूमि कर वसूल किया करते थे। ये हिंदू थे, इनको कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। जब अलाउद्दीन शासन बना तो इनके वो सभी विशेषाधिकार खत्म कर दिए। अब इनको भी नागरिकों के, सामान्य नागरिकों की तरह कर देना पड़ता था। दूसरा कि अलाउद्दीन ने करों में भी वृद्धि कर दी। हिंदुओं से जो भूमि कर था उसका उपज का 50%, यानी कर वृद्धि में जो हिंदू देते थे टैक्स, वो 1/2, और जो मुसलमान देते थे और जो मुस्लिम कर देते थे उस समय, वो 1/4 इतना कर दिया। मतलब मुसलमान और हिंदुओं से जो कर लिए जाते थे, इसके अलावा, यानी कि जो ये उपज का कर है, इसके अलावा भी कर लिए जाते थे, जिनमें जजिया एक कर था। घरी कर, घरी, चरी, जजिया, घरी, चरी, ये हिंदुओं से लिए जाते थे। मुसलमानों से जो कर लिए जाते थे वो थे जकात। एक खुम्स का नाम आता है। जो खुम्स है, ये होता था कि जब सेना किसी राज्य पर आक्रमण करे, वहां से जो माल मिलता था लूट का, उसका 4/5 भाग राज्य का होता था। यानी 5 भाग किए जाते थे, उसमें से 4 भाग राज्य ले लेता था और 1 भाग सेना को मिलता था। तो ये खुम्स था। व्यक्तिगत संपत्ति का मतलब ये है कि इसने उन व्यक्तियों से जमीनें छीनी थी, भूमि छीनी थी
जिन्हें वो मिल्क यानी कि राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इदरात, पेंशन, वक़्फ़ की भी ज़मीनें इसने छीन ली थी। इससे क्या हुआ कि खालसा भूमि यानी कि जो सरकारी भूमि था उसका विस्तार हुआ। जागीर प्रथा इसने खत्म कर दी थी, तो इससे भी काफ़ी वृद्धि हुई। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने वहाँ लिखा था कि बाजार नियंत्रण की नीति। बाजार नियंत्रण नीति जो थी उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए कि पहला कि इसने वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण किया। वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण। वस्तुओं के मूल्यों पर इसने पहले नियंत्रण किया। दूसरा, उसकी वितरण व्यवस्था पर। अब वस्तुओं के मूल्यों का नियंत्रण का मतलब कि जो आवश्यक वस्तुएं थी उसकी पूर्ति और मांग नियमानुसार घटने और बढ़ने नहीं दिया गया, और उनका मूल्य जो था उनको अस्थायी कर दिया गया, और उन आवश्यक वस्तुओं का मूल्य इतना कम कर दिया कि एक सैनिक जिसको कम वेतन मिलता था वो उस वेतन में भी अपना गुजारा भत्ता कर सके। उसने ये भी तय कर दिया कि मूल्य वही होगा जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य सूची में दिया हुआ है। सरकार ने एक लिस्ट बना दी, उसमें सभी मूल्यों की सूची रख दी और उसमें ये लिख दिया कि यही मूल्य बाजार में चलेंगे। वितरण व्यवस्था में ये किया कि इसके लिए इसने सराय अदली, वितरण व्यवस्था के तहत सराय अदली, सराय अदल जिसे कहा जाता है, सराय अदल के तहत क्या था कि ये जैसे कि अभी कोटा सिस्टम समझो, ये सरकारी सहायता प्राप्त बाजार था जहां वस्त्र और अन्य वस्तुओं का व्यापार होता था। ये सरकार से सहायता मिलती थी इसको। दिल्ली आकर व्यापार करने के लिए व्यापारियों को दीवान ए रियासत यानी कि जो बाजार व्यवस्था से संबंधित था वो था दीवान ए रियासत। दीवान ए रियासत में अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करवाना होता था, तब उसको एंट्री मिलती थी। और इस पूरी व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक अधिकारी भी नियुक्त किया गया जिसे सदर ए रियासत कहा गया। सदर ए रियासत। तो ये वितरण व्यवस्था से संबंधित था। प्रत्येक यानी नगरों के प्रत्येक मोहल्ले में अनाज मंडी स्थापित की गई। यहीं से अनाज की खरीद बिक्री होती थी और इन मंडियों को माल खरीदने के लिए लाइसेंस भी मिले हुए थे जो मुस्लिम व्यापारी थे। ये व्यापारी शहरी क्षेत्रों में अन्य कोई भी किसानों से अनाज खरीदने की पेशकश नहीं कर सकते थे। जो उपभोक्ता थे उनको आज्ञा पत्र के आधार पर ही वस्तुएं मिलती थी। सदर ए रियासत के अलावा एक और अधिकारी था, वो था सहना ए मंडी। सहना ए मंडी ये बाजार का दरोगा होता था। अगला है एक शासकीय भंडारण। शासकीय भंडारण। अब शासकीय भंडारण किस लिए बनाया गया था? क्योंकि शासकीय भंडारण का मतलब है कि ये बात अलाउद्दीन जानता था कि मूल्य नियंत्रण से वस्तुएं कम कीमत में नहीं बिक सकेंगी, इसके लिए भंडारण भी आवश्यक है। इसलिए उसने अनाज के भंडारण के लिए बड़े बड़े गोदाम बनवाए और इन गोदामों का अनाज जो है जब इमरजेंसी आती थी उसी समय निकाला जा सकता था। ये भी प्रमाण कुछ मिलते हैं कि अलाउद्दीन ने राशन की व्यवस्था भी शुरू की थी और अकाल के समय प्रत्येक घर को आधा मन अनाज प्रतिदिन दिया जाता था। तो अलाउद्दीन को एक और लिख लीजिए कि इसे
सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक कहा जाता है। प्रणाली का जनक, अलाउद्दीन को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। बाजार के जो कर्मचारी थे उनको भी अलाउद्दीन ने रेगुलेट किया था। मैंने बताया कि जो बाजार का सबसे बड़ा अधिकारी था वो सदर ए रियासत कहा जाता था, और इसकी नियुक्ति जो थी वो सुल्तान करता था। सदर ए रियासत के अंतर्गत 3 अधिकारी आते थे, जिसमें सहना जो कि दरोगा होता था, बरीद गुप्तचर अधिकारी होता था, और मुन्हिया ये गुप्तचर होता था। तो ये 3 अधिकारी इसके नीचे आते थे। अलाउद्दीन के बाद फिर जो दूसरे शासक हुए उसमें प्रमुख हैं, जो अन्य शासकों में अगर लिखें तो जो अन्य शासक थे, अन्य शासकों में मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी हो गया, जो कि 1316 से 1320 तक शासन करता है। 1316 से 1320, और इसने फिर इसकी अपने आप को इसने खलीफा घोषित किया था, और 1317 में इसने देवगिरी को पुनः जीता था। लेकिन बाद में ये विलासी प्रवृत्ति का हो गया, और फिर दरबार में ही स्त्रियों के कपड़े पहन के नाचने लगता था। गयासुद्दीन तुगलक था, जो इसने खिलजी वंश का जो अंतिम सुल्तान था वो नासिरुद्दीन खुसरो शाह, तो अंतिम जो शासक था ये अंतिम था नासिरुद्दीन खुसरो शाह। नासिरुद्दीन खुसरो शाह इसकी हत्या कर दी और स्वयं को फिर सुल्तान घोषित कर दिया। मुबारक शाह की हत्या करके नासिरुद्दीन शासक बना था, और नासिरुद्दीन ने अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहा। इसने अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहा था। फिर नासिरुद्दीन की हत्या गयासुद्दीन ने कर देता, और गयासुद्दीन इसकी हत्या करने के बाद जो नए वंश की स्थापना करता है वो होता है तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना करता है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन जो तुगलक वंश की का स्थापना करता है ये चलता है 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी तक। इसी में मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक जैसे शासक होते हैं। इसके बाद तुगलक वंश का शासन आता है। तुगलक वंश का जो संस्थापक होता है वो होता है गयासुद्दीन तुगलक। तो पहले संस्थापक को लिखिए, संस्थापक, इसका संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक होता है, जो कि तुगलक वंश की स्थापना करता है। गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक इसका कार्यकाल 1320 से 1325 तक रहता है। ईस्वी तक रहता है। इसके अगर प्रमुख कार्यों की बात करी तो इसके काल में तुगलक वंश स्थापित होता है। इसने कुछ सैन्य सुधार भी किए और कुछ सैन्य अभियान भी किए। इसके समय राज्य की वित्तीय स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी, तो उसने राज्य की स्थिति को, वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए, वित्तीय स्थिति के लिए इसने लगान की ओर ध्यान दिया। अब लगान तभी वसूल हो सकती थी जब फसलें अच्छी हों, इसलिए इसने
जो उसके अधिकार थे, खुद मुकद्दम और चौधरी, जिसका अधिकार अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिए थे, तो इसने खुद मुकद्दम और चौधरियों के अधिकार वापस कर दिए। चौधरी इनके अधिकार वापस कर दिए। इसके अलावा इन्होंने एक कार्य और किया कि जो रैयतों से पहले की तरह अब पैदावार का जो 1/5 से 1/3 भाग लगान के रूप में लिया जाने लगा। तो 1/5 से 1/3 भाग जो है लगान के रूप में लिया जाने लगा। इसने अपने जो प्रांत और सूबा में जो इक्ता बांट रखे थे, उसमें ये आदेश दिया कि जो राजस्व है उसमें 1/10 से 1/11, 1/10 से 1/11, 10 से 1/11 जो है, इस प्रतिशत से ज़्यादा वृद्धि संभव ही नहीं हो सकती थी। तो इससे ज़्यादा एकता वाली वृद्धि न करें, और अकाल की अगर स्थिति आ जाए तो भूमि कर को माफ़ कर दें। इसके अलावा इसने गयासुद्दीन ने हिंदुओं के प्रति भी नरम नीति जो है नहीं अपनाई। इसकी नीति वही थी जो अलाउद्दीन खिलजी के समय थी। नीति इसकी हिंदुओं के प्रति कठोर थी। उसने ये अधिकार दिया था कि हिंदू जो है ना इतने धनवान बन सकें कि विद्रोह करने को तैयार हो जाएं, और ना ही इतने निर्धन हो जाएं कि कृषि छोड़ के भाग जाएं। तो इसने अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों का ही अनुसरण किया। इसने एक तो नहरों, सिंचाई के लिए नहरें और कुओं का निर्माण कराया, और दूसरा कार्य ये किया अच्छा कि इसने डाक व्यवस्था प्रारंभ की। तो डाक व्यवस्था प्रारंभ करने का श्रेय भी इसे दिया जाता है। डाक व्यवस्था इसने प्रारंभ की। इसके अलावा अगर अब जो अगला शासक आता है 1325 में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगला शासक जो होता है वो तुगलक वंश का एक कहें कि एक पढ़ा लिखा विद्वान लेकिन बिल्कुल मूर्ख शासक होता है, जिसे कहते हैं पढ़ा लिखा मूर्ख। तो वो है मोहम्मद बिन तुगलक। इसको पढ़ा लिखा मूर्ख कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल रहता है 1325 से लेकर के ये 1351 ईस्वी तक शासन करता है। इस काल में क्योंकि ये गयासुद्दीन की मृत्यु के बाद ये इसका पुत्र था। इसका पहले का नाम था जौना खां। जौना खां इसका नाम था। 1325 में फिर ये मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण करके शासक बनता है। इसने अपने पिता की मृत्यु के शोक में 40 दिन तक तुगलकाबाद तरह में रहकर मनाया था, और 40 दिन के बाद फिर ये दिल्ली गया था अपने राज्याभिषेक के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो जानकारी मिलती है वो जियाउद्दीन बर्नी की कृति जो तारीख़ फिरोज शाही है, और मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता। तो जो जानकारी मिलती है वो तारीख़ ए फिरोज शाही, तारीख़ फिरोज शाही, और जो इब्न बतूता की कृति थी उसका जो वृत्तांत था उससे मिलती है। तो इब्न बतूता का जो वृत्तांत था उसका नाम था रेहला, और रेहला से जानकारी मिलती है। क्योंकि ये सबसे बड़ा पुत्र था गयासुद्दीन का, तो यही शासक बनता है। कुछ इतिहासकारों ने इसको जो है मोहम्मद बिन तुगलक को पागल, रक्त पिपासु और यहाँ तक कि थोड़ा विद्वान मूर्ख भी कहा है, क्योंकि ये पढ़ा लिखा विद्वान था। इसने बहुत अच्छी अच्छी योजनाओं को उठाई, लेकिन क्योंकि जो असफल हुए इनके, वो सारी योजनाएं इसकी असफल हो गई। इसने 4 प्रयोग किए मोहम्मद बिन तुगलक ने।
मोहम्मद तुगलक ने 4 प्रयोग किए। अब 4 प्रयोग कौन कौन से थे? पहला प्रयोग तो ये किया इसने कि राजधानी का इसने परिवर्तन कर दिया। राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन क्या है कि ये इसने दिल्ली को छोड़ करके देवगिरी को राजधानी बनाया। यानी दिल्ली से देवगिरी को राजधानी बनाया। देवगिरी को, ये दक्षिण में पड़ता था। इसने सोचा कि हम दक्षिण में राजधानी बनाएंगे तो भौगोलिक स्थिति से हम सुरक्षित रहेंगे और हमारे अंडर में जो है दक्षिण के भी राज्य रहेंगे। दिल्ली को लोगों ने माना कि उनको सजा दी गई है। सुल्तान के लिए दिल्ली के निवासियों ने सुल्तान को फिर निंदनीय पत्र लिखी और इसलिए उनको इस सजा के उद्देश्य से आज्ञा दी गई कि सभी दिल्ली निवासी शहर छोड़ के देवगिरी को प्रस्थान करें। दूसरा ये उसको डर था कि मतलब गार्डनर ब्राउन का ये मत है कि मंगोल आक्रमणों से भी वो दिल्ली को असुरक्षित महसूस कर रहा था, इसलिए उसने देवगिरी को। लेकिन योजना ये असफल हो गई क्योंकि सुल्तान की राजधानी की परिवर्तन की योजना तो गलत नहीं थी, लेकिन उसने इस योजना को जिस तरीके से व्यवहारिक रूप दिया वो गलत थी। इसने सबसे पहले वहाँ लोगों को भेज दिया बसाने के लिए। वहाँ सब लोग पहुँचे तो वहाँ एक साथ एक तो ले जाने की कोई आवश्यकता थी नहीं। उसको सबसे पहले अपने दरबारियों को, फिर अधिकारियों को, फिर व्यापारियों को और फिर दुकानदारों को ले जाना चाहिए था। लेकिन उसने शायद ये आभास ही नहीं था कि लोग जो है अपने पैतृक निवास को छोड़ करके कितना कष्ट अनुभव करेंगे। दौलताबाद जब लोग पहुंचे तो उनका मन लगा नहीं, फिर वो अपना वापस चल दिए। और दौलताबाद से दिल्ली पर अगर मंगोल आक्रमण करते हैं तो ये रोकना संभव भी नहीं था क्योंकि दिल्ली से दौलताबाद बहुत दूर पड़ता था। दूसरा इसने ये किया कि एक सांकेतिक मुद्रा का इसने प्रचलन किया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का जो प्रचलन था उसका मतलब ये हुआ कि इसने तांबे या कांसे का सिक्का चलाया। ठीक था, सोने चांदी की कमी थी तो तांबे या कांसे का सिक्का इसने चलाया। ये आदेश दिया कि जो भी क्रय विक्रय होंगे वो सांकेतिक मुद्रा को सोने और तो चांदी की मुद्रा के समान ही प्रचलित किया जाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह यानी सुल्तान ईश्वर की छाया जैसे वाक्यों को भी अंकित कराया। लेकिन ये भी क्योंकि इसकी योजना असफल हो गई, वो अपनी इस योजना से राज्य की आय को तो बढ़ाना चाहता था लेकिन उसकी योजना असफल हो गई क्योंकि वो सिक्कों की जो ढलाई को रोक नहीं सका और उसके प्रचलन पर भी नियंत्रण नहीं कर सका। कोई विशेष छाप नहीं थी, मुहर नहीं थी। लोग आसानी से इस सिक्कों की ढलाई करने लगे और सरकारी सिक्कों के साथ चलाने लगे। उसके बाद जो इसका एक और है कि इसने दोआब में कर वृद्धि कर दी। उसी समय दोआब में कर वृद्धि, दोआब में कर की वृद्धि। अब दोआब में इसने जब कर की वृद्धि कर दी तो सिंहासन पर बैठा ही था 1325 में और उस कर को इसने दोआब क्षेत्र में 10 गुना वृद्धि कर दी। कर बढ़ाया भी छोटा मोटा नहीं, सीधा 10 गुना बढ़ा दिया। अब ये कहा जाता है कि सुल्तान का खजाना उस समय खाली हो गया था जिसकी पूर्ति के लिए ये किया गया था। गार्डन ब्राउन ने कहा कि दोआब जो है साम्राज्य का सबसे अधिक धनाढ़ और समृद्धशाली भाग था। लेकिन यह भी योजना इसकी असफल हो गई। क्यों? क्योंकि योजना जिस तरह से वृद्धि की गई उसी दौरान अकाल पड़ गया। अब जनता के पास कर अदा करने की क्षमता नहीं रही। दोआब के लोग जो है बढ़ी हुई दर पर कर देने के लिए तैयार नहीं थे और कर की वसूली भी इतनी कठोरता से की गई कि जनता आक्रोशित हो गई और सुल्तान के प्रति भयंकर असंतोष फैल गया। चौथी जो प्रयोग इसने किया था वो किया था इसने कराचिल और खुरासान पर आक्रमण। कराचिल
और खुरासान आक्रमण। कराचिल और खुरासान के आक्रमण। इसमें क्या था कि पहले इसने जो है सुल्तान का खुरासान अभियान था, इसमें तरमासरीन और मिस्र के सुल्तान के साथ मैत्री का ये परिणाम था। ये त्रिमैत्री संगठन मोहम्मद बिन तुगलक, तरमासरीन और मिस्र के सुल्तान, इन्होंने एक गुट बना लिया कि अबू सैयद के विरुद्ध, जो खुरासान का सुल्तान था अबू सैयद, उसके विरुद्ध इन्होंने एक गुट बनाया। इसमें इसके लिए एक बड़ी सेना तैयार की गई, लगभग 3,70,000 बरनी के अनुसार, और सैनिकों को 1 वर्ष का वेतन जो है एडवांस में दे दिया गया। लेकिन क्योंकि 1 वर्ष का वेतन एडवांस में दे दिया गया था, इनकी सेना निकले उससे पहले ही वहाँ पर परिवर्तन हो गया, शांति आ गई। अब वहाँ स्थिति राजनीति में परिवर्तन आ गया। सुल्तान को अपनी इस योजना से अभियान को टालना पड़ा, खुरासान अभियान, और जो उसने इतनी सेना तैयार की, 1-1 साल का सबको वेतन दे दिया अग्रिम में, वो इसका सारा पानी में चला गया, इसलिए ये योजना फल हुई। उसी तरह कराचिल का जो अभियान था, उसमें भी सुल्तान को जो विजय योजना थी वो सल्तनत और चीनी साम्राज्य के बीच का क्षेत्र था, तो इसका भी हाल वही हुआ। पहले इनकी विजय हुई, लेकिन बाद में ठंड के मौसम में सैनिकों को काफ़ी क्षति हुई। इब्न बतूता कहता है केवल 3 ही सैनिक बचे हुए थे, और बर्नी ने कहा कि सिर्फ 10 सैनिक। अब बताओ कितनी लोगों की मौत हुई होगी उस समय। कुछ भी हो, ये इसीलिए इसको पागल मूर्ख कहा गया है, पढ़ा लिखा मूर्ख कहा गया है। इसने 2-4 कार्य जो सही करवाए। इसने एक कृषि की उन्नति के लिए एक तो तकावी ऋण प्रदान किए, तो जो इम्पॉर्टेंट है, कृषि हेतु तकावी ऋण, और इस तकावी ऋणों को देने के लिए, क्योंकि अकाल के समय कृषकों को ऋण की आवश्यकता होती थी, उसने दीवान ए कोही नाम से एक कृषि विभाग भी बनाया था। दीवान ए कोही विभाग की स्थापना करवाई, जो एक कृषि विभाग था, क्योंकि अकाल के समय किसानों को अत्यधिक आवश्यकता होती थी इन चीज़ों की। उस्र और ज़कात को छोड़ करके अब जो भी कर लगते थे सभी समाप्त कर दिए गए। 1351 में इसकी फिर मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो अगला शासक बनता है वो शासक होता है फिरोज शाह तुगलक। अगला शासक फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, जिसका शासनकाल रहता है 1351 से 1388 तक। 51 से 1388 ईस्वी तक। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो ये अपने कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। ये इसका चचेरा भाई था, और फिरोज की माता क्योंकि एक राजपूत सरदार की पुत्री थी तो इसको लगाव भी था, तो ये अपने कल्याणकारी कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। कार्यों हेतु प्रसिद्ध है। इसने बहुत सी नहरें, बगीचे बनवाई थी। जब ये फिरोज शाह तुगलक ठट्ठा के निकट था तभी मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। फिर अमीरों, मलिकों और उलेमाओं ने फिरोज को एक मत से सुल्तान घोषित कर दिया। इसका पहला राज्याभिषेक जो है 22 मार्च 1351 को ठट्टा में हुआ, जो सिंध में ही था। उसके बाद जब ये अगस्त में दिल्ली आया तब फिर इसका राज्याभिषेक हुआ। फिरोज शाह तुगलक की जो कृषि व्यवस्था थी वो इसने बहुत ही सुधार किया उसमें। कहते हैं कि जो किसानों द्वारा अकाल के समय पहले के सुल्तान से ऋण लिए गए थे वो सारे माफ़ कर दिए गए। पदाधिकारियों के वेतन में भी वृद्धि की गई। किसानों के कर भार को हल्का करने के लिए उसने जो सूबेदारों को भेंट दी जाती थी उस प्रथा को समाप्त कर दिया।
कर व्यवस्था में इसने लगान व्यवस्था को सबसे पहले सही किया, क्योंकि लगान ही उस समय आय का प्रमुख स्रोत थी। इसके लिए इसने ख्वाजा इमामुद्दीन को नियुक्त किया, जिसने लगान की आमदनी को नापा और उसने कहा कि 6,78,00,000 है। फिरोज शाह तुगलक जो है, इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला ये पहला सुल्तान है। ये पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। उसके बाद इसने क्या किया कि इसने सिंचाई की सुविधा के लिए कई नहरों का निर्माण करवाया। 11 नहरों का निर्माण दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कराया है। तो इसने 11 नहरों का निर्माण कराया। करों की बात करें तो उस समय कर जो थे उसमें खराज, जजिया जो ब्राह्मणों पर लगता था, खराज जो भूमि कर होता था, जकात ये दान संबंधी कर था, और खुम्स ये क्योंकि युद्ध संबंधी है। इसने 24 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया था, ये याद रखिए, जिसमें जो अलाउद्दीन ने चरई और घरई लगाए थे कर, वो भी समाप्त कर दिया था। इसने 11 कहा जाता है कि इसने 11 नहरों का निर्माण कराया। तो दिल्ली और हरियाणा के आसपास, हरियाणा के आसपास 11 नहरों का निर्माण करवाया इसने। इससे लगभग 160 वर्ग मील तक की भूमि को सिंचित किया जाता था, उससे पानी उपलब्ध हुआ। कुएं और जलाशयों का भी निर्माण करवाया इसने। इन सब के लिए इसने एक सर्ब नाम का, हक ए सर्ब नाम का कर लगाया था। तो सिंचाई हेतु हक ए सर्ब नामक कर लगाया था। सिंचाई के लिए हक ए सर्ब नामक इसने कर लगाया। कई भागों में कुएं जलाशयों के निर्माण हुए, अब सिंचाई के लिए जल उपलब्ध होने लगा था। इनकी नहरों में एक उलुग खानी और रजवाही सबसे प्रसिद्ध नहरें हैं। तो इसमें उलुग खानी और रजवाही तथा ये प्रसिद्ध नहरें हैं, याद रखिएगा। कहा जाता है कि इसके काल में सामग्री बहुत सस्ती हो गई, इतने अच्छे सुधार किए इसने। ऐसे ही नहीं, इसको कल्याणकारी शासक कहा जाता है। इसके काल में जो चीज़ें थी, सामग्रियां थी, अनाज थे, ये बहुत सस्ते हो गए। अफीफ लिखता है कि 40 वर्षों के शासनकाल में लोगों ने कभी अकाल नहीं देखा। इसने उद्यान और कारखाने भी लगाए। तो इसने लगभग 1500 फलों के बाग लगवाए। इसने 2-3 चीज़ें और हैं कि इसने कुछ विभागों की स्थापना की। तो स्थापित जो विभाग थे, इन विभागों में जैसे दारुल सफ़ा हो गया, दारुल सफ़ा उस समय जो सरकारी अस्पताल होते थे उनको कहा जाता था। तो राजकीय अस्पतालों को दारुल सफ़ा कहा जाता था। दारुल सफ़ा के अलावा इसने दीवान खैरात, ये था दान विभाग। ये गरीबों के लिए एक दान विभाग की स्थापना की इसने।
दीवाने खैरात के अलावा इसने लोक निर्माण विभाग यानी कि पीडब्ल्यूडी, कहाँ से, पीडब्ल्यूडी लोक निर्माण विभाग, जो कि नवीन नगरों की स्थापना हेतु, नवीन नगरों की स्थापना, नए नगर जो बसाते थे वो पीडब्ल्यूडी के जरिए बसाए जाने लगे। और इसने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, दफ्तर रोजगार भी खोला, दफ्तर ए रोजगार। तो बहुत अच्छे कार्य किए फिरोज शाह तुगलक ने। ये बेरोजगारों के लिए था, जो बेरोजगार होते थे यहाँ जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराते थे और फिर उनको उसी के हिसाब काम दिया जाता था। तो बेरोजगार के लिए ये था। इसने एक अनुवाद विभाग की भी स्थापना की, जिससे कि जो हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोग हैं वो जान सकें। दीवाने बंदगान की स्थापना की, दीवान ए बंदगान, ये था दास विभाग। दीवाने बंदगान नामक एक विभाग बनाया जो दास विभाग था। कहते हैं कि इसके दरबार में दासों की संख्या सबसे ज़्यादा थी। फिरोज शाह द्वारा जो नगर बसाए गए, जो पीडब्ल्यूडी इसने बनाया था नए नगरों के लिए, उनमें फतेहाबाद के अलावा हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद, ये नगर बसाए गए पीडब्ल्यूडी जो इसने बनाई थी। फिर इसने कुतुब मीनार की मरम्मत भी करवाई। इसने आधा और बिख नामक जो सिक्के चलवाए, यानी आधे और चौथाई पीतल में तांबा और चांदी को मिश्रित करके 2 सिक्के चलवाए थे। इसके समय अशोक के जो मेरठ और टोपरा थे स्तंभ, वो दिल्ली लाए गए। तो मेरठ और टोपरा की अशोक स्तंभ जो थे वे अब दिल्ली लाए गए। उनको दिल्ली लाके रखा गया। इस और ये कुछ ए शिकार महल के सामने अभी गड़ा हुआ है। फिरोज शाह के बाद में जो कुछ उनके उत्तराधिकारी होते हैं, उसमें कहें तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वो महमूद शाह था, मोहम्मद शाह जिसे कहते हैं। और इसी के शासनकाल में, यानी जो महमूद शाह था, इसके शासन तैमूर का आक्रमण हुआ। अंतिम शासक इस वंश का, अंतिम शासक महमूद शाह था। महमूद शाह जो 1398-99 में 1398-99 में, और इस समय तैमूर का आक्रमण हुआ था भारत पर। इसी के शासनकाल में तैमूर का आक्रमण हुआ भारत पर। फिर ये भाग गया, समरकंद भाग गया, ये यहाँ से दिल्ली छोड़ के भाग गया। 1405 में जब तैमूर की मृत्यु हो जाती है तब ये वापस लौटता है। तुगलक वंश का पतन वही कारण हुआ कि इसके बाद फिर आता है सैयद या कहें लोदी वंश। सैयद या इसी को लोदी वंश एवं सैयद एवं लोदी वंश। सैयद वंश अलग है, लोदी वंश अलग है। लोदी वंश जो सैयद वंश है, इसका संस्थापक जो था वो खिज्र खां था। तो सैयद वंश का संस्थापक ये था खिज्र खां। खिज्र खां था
और इसका शासनकाल 1414 से लेकर के 1421 तक रहा। ये सबसे प्रतापी शासक भी था संस्थापक के अलावा ही। 1414 जब ये शासक बनता है तो उस समय राजधानी में सत्ता के लिए कई शक्तियां संघर्ष कर रही थी। खिदिर के बाद ये 7 वर्ष शासन करता है, 1421 में मर जाता है। उसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी होता है वो मुबारक शाह शासन करता है। मुबारक शाह, इसका शासनकाल होता है 1421 से 34, 1421 से 1434 ईस्वी तक। इसने खुद के नाम का खुतबा पढ़वाया और अपने नाम के सिक्के चलवाए। तैमूर के वंशजों और सिक्के से तुगलक वंश के शासकों का नाम हटवा दिया। 1434 में इसकी हत्या कर दी जाती है और अब शासक बनता है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो कि 1434 से 1445 तक शासन करता है। क्योंकि मुबारक शाह का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए अमीरों ने मिलकर के मोहम्मद शाह को शासक बनाया था। दिल्ली सल्तनत पर जब मालवा के शासक महमूद खिलजी ने आक्रमण किया, लेकिन उसी समय सरहिंद के जो अफगान राज्यपाल थे बहलोल लोदी, वो सैन्य सहायता लेके दिल्ली पहुंच गए और महमूद खिलजी के आक्रमण से फिर दिल्ली बच गई। इसके बाद मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को बुलाया। बहलोल लोदी का सम्मान किया और उसको बहलोल लोदी को पुत्र कहा और इसको खान ए खाना की उपाधि दी। खान ए खाना की उपाधि से सम्मानित किया। फिर इसकी मृत्यु हो जाती है 1445 में और उसके बाद जो शासक बनता है वो अलाउद्दीन आलम शाह बनता है। वो 1451 तक रहता है। उसके बाद फिर जो लोदी वंश की स्थापना करता है वो है, क्योंकि अलाउद्दीन आलम शाह को कोई आपत्ति नहीं थी तो इसलिए अब अलाउद्दीन आलम शाह के बाद फिर जो है लोदी वंश का जो बहलोल लोदी होता है वो आके यहाँ शासन करता है और यहाँ आता है लोदी वंश, जो कि 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी तक